Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक बैलेंस डाइट। ये टॉपिक सोशल फार्मेसी के यूनिट 3 में है और डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक में सारी चीज़ें इजीली डिस्कस की गई हैं। यहाँ पर आपको सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ईजी वे में मिल जाएंगी। तो आइए हम शुरू करें। हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को समझने के लिए हमें डाइट समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो डाइट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो दैट इज़ डिफाइंड एज अ टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड ईटन डेली बाय एन इंडिविजुअल फॉर न्यूट्रिशन। एक ऐसे टाइप का भोजन या ऐसी मात्रा का भोजन जिसे हम इंडिविजुअली प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए ग्रहण करते हैं, डाइट कहलाता है। मीन्स कि ऐसा भोजन जो हम उचित मात्रा में उचित न्यूट्रिशन के लिए ग्रहण करते हैं, आवश्यक न्यूट्रिशंस के लिए ग्रहण करते हैं, उसी को डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसी हेल्दी डाइट जो आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हो। मीन्स भोजन की ऐसी मात्रा जो आपके पूरे हेल्थ को इम्प्रूव करती हो, बैलेंस डाइट कहलाएगी। जब आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो बैलेंस डाइट के लिए भी डाइट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और लाइन ऐड कर दीजिएगा जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, अ हेल्दी डाइट इज़ द डाइट दैट मेंटेन और इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बैलेंस डाइट का चार्ट पढ़ लेते हैं। बैलेंस डाइट के चार्ट में हम यही पढ़ते हैं कि कितनी कितनी मात्रा में हमें कौन से भोजन करने चाहिए। यहाँ पर एक ट्रायंगल चार्ट दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है फैट, ऑयल एंड शुगर एंड साल्ट। इसको हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है ईट लेस, हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसे हमें नॉर्मल मात्रा में खाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं इसे हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। एंड जो सीरियल्स होती हैं, जो अनाज होते हैं, उसको हमें और भी ज़्यादा खाना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा भोजन कितनी मात्रा में खाना है। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वे सारे भोजन आपको आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। जब भी आपको उचित भोजन लेना हो तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका बॉडी वेट कितना है या फिर आप कितने बॉडी वेट के लिए ये भोजन ले रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपना ये जो बैलेंस डाइट का चार्ट है उसको नियंत्रित करिए और बैलेंस डाइट के चार्ट के अकॉर्डिंग भोजन ग्रहण करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें एक और चार्ट के बारे में पढ़ना है जो कि वो भी है बैलेंस डाइट का चार्ट, और ये एक सर्कुलर चार्ट है। इस चार्ट में भी हम वही चीज़ें देखेंगे, बस इसमें क्या है कि इसमें हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेक करेंगे। जैसे हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन में कितने परसेंट कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40% में ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में लिखा हुआ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितनी मात्रा में होनी चाहिए? 40% होने चाहिए, यानी अधिकतर मात्रा में होनी चाहिए। और उसके बाद देखते हैं जो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जो अनाज होते हैं उन्हें हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए? 25% के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। नीचे यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्या है, 25% के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हमारे भोजन में 40% हरी सब्जियाँ होनी चाहिए और 25% अनाज होना चाहिए। इसके बाद जो 25% और है उसमें हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए, ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो। एंड आगे आते हैं नेक्स्ट 10% है। तो 10% में क्या है, अगर हम अकॉर्डिंग टू 10% देखें तो हमें जो फैट युक्त भोजन होता है, ऐसा भोजन जिसमें फ़ैट ज़्यादा मिले, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया मतलब मांस वगैरह, तो इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है तो इसको हमें अपने भोजन में केवल 10% ही लेना चाहिए। इसमें से अगर हम कुछ भी ज़्यादा बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हमें उसके नुकसान और फ़ायदे भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम फैट ज़्यादा खा रहे हैं प्रोटीन युक्त। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण कब होता है? जब पोषण ठीक से ना मिले तभी कुपोषण होता है।
जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पहली डेफिनेशन देखिए, माल न्यूट्रिशन व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। जब बॉडी को उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, पोषण नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तब माल न्यूट्रिशन हो जाता है या फिर कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण केवल तब नहीं होता जब हमारे शरीर को कम मात्रा में भोजन मिले। जब हमें आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तब भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगर हम दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो क्या है, डिफिशियंसीज और एक्सेसेस इन न्यूट्रिएंट्स इनटेक, इम्बैलेंस ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइजेशन। भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करना या फिर बैलेंस मात्रा में ग्रहण ना करना भी कुपोषण का या माल न्यूट्रिशन का कारण बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। 4 तरह के माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं, यानी माल न्यूट्रिशन 4 तरह से हो सकता है। पहला है वास्टिंग, दूसरा स्टंटिंग, तीसरा है अंडरवेट एंड चौथा है डिफिशियंसीज इन विटामिन एंड मिनरल्स। वैसे मेनली इन्हें 3 तरह का ही कहा जाता है, वास्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडरवेट, और चौथा जो है वो कॉमन है। तो पहला है वास्टिंग माल न्यूट्रिशन। वास्टिंग माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब किसी को उसके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स ना मिलें, पोषक तत्व ना मिले या पोषण ना मिलें, तो ऐसी कंडीशन में जो माल न्यूट्रिशन होगा उसे हम वास्टिंग माल न्यूट्रिशन कहेंगे। और ये माल न्यूट्रिशन कब होता है, जब कोई व्यक्ति कभी लंबे समय से बीमार हो या उसके पास उचित मात्रा में भोजन ना हो, तो उसके शरीर को क्या है कि उसके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उचित न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो इस कंडीशन में वास्टिंग माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि वेट और हाइट के अकॉर्डिंग अगर न्यूट्रिएंट्स जो माल न्यूट्रिशन होगा उसे हम वास्टिंग माल न्यूट्रिशन कहेंगे। एंड अब आगे बढ़ते हैं स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन की ओर। तो स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जब हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिटिव फूड ना मिल पाए या न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए, तो इस कंडीशन में होने वाले माल न्यूट्रिशन को या कुपोषण को हम क्या कहेंगे, स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन। तो स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन कब होता है, जब हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गरीबी की वजह से लोगों को या बच्चों को प्रॉपर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको न्यूट्रिटिव फूड्स नहीं मिल पाते हैं, ऐसा भोजन नहीं मिल पाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में हो, तो इसकी वजह से उनकी फिजिकल और जो है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इस स्थिति में जो माल न्यूट्रिशन होगा उसे स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन कहेंगे। मीन्स हाइट और एज के अकॉर्डिंग जब आपको न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाएँ तो ऐसी स्थिति में होने वाला माल न्यूट्रिशन स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब लास्ट में है अंडरवेट माल न्यूट्रिशन। अंडरवेट माल न्यूट्रिशन कब होता है, जब आपको आपके वेट और एज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में होने वाला माल न्यूट्रिशन अंडरवेट माल न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन के काजेस और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कुपोषण होने के। तो पहला कारण क्या है, लो इनटेक ऑफ फूड। अगर हम भोजन कम ग्रहण करते हैं तो इसके कारण भी कुपोषण हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है मेंटल हेल्थ कंडीशंस। कभी कभी ऐसा होता है मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग सही भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में भी कुपोषण होने की संभावनाएं रहती हैं। थर्ड पॉइंट है सोशल एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो सोशल एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम्स में क्या आता है, कुछ काम की वजह से, कुछ आप कह सकते हैं इधर उधर बार बार घूमते रहने की वजह से समय से भोजन ना कर पाना या ठीक से भोजन ना कर पाना भी कुपोषण का कारण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड स्टमच कंडीशन। अगर आपको कुछ डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में भी कुपोषण हो सकता है, क्योंकि खाना पचेगा नहीं, और जब खाना पचेगा नहीं तो आपको पोषण मिल नहीं पाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, एल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर।
अब अल्कोहल के यूज़ की वजह से भी कुपोषण हो सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर आप आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं या फिर कोई भी गलत वस्तु आप अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम भी आपको देखने पड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़। आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में और उनकी वजह से होने वाले, उनकी कमी से होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो विटामिन B1 की वजह से बेरी हो गया, विटामिन A की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा एंड विटामिन C की वजह से स्कर्वी, विटामिन D की वजह से रिकेट्स, विटामिन K की वजह से लैक ऑफ क्लॉटिंग एंड आयरन की वजह से एनीमिया एंड आयोडीन की वजह से गॉइटर। तो यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि न्यूट्रिशन कुछ है और उनकी कमी से कुछ रोग हो रहे हैं। इसको आप अगर एग्ज़ाम में लिखना चाहें तो इसका मैं इजी ट्रिक बता रही हूँ। एक आध दो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, एक आध दो ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी बचपन से लेके अभी तक आपने विटामिन के सारे वो पढ़े होंगे कि इस विटामिन की वजह से क्या कमी हो रही है, उस विटामिन की वजह से क्या कमी हो रही है। तो सारे विटामिन की वजह से जो भी कमियाँ होती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सारे विटामिन्स भी एक तरह के क्या है, न्यूट्रिशन होते हैं और न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले रोग ही न्यूट्रिशन डिफिशियंसी रोग कहलाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार्ट 2 में कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। लगभग वही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि कुछ सिम्टम्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे विटामिन A की वजह से क्या है, लॉस ऑफ विज़न है, यानी कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो इसके लक्षण क्या है कि आपकी विज़न कमज़ोर हो जाती है, आप ठीक से देख नहीं पाते हैं और आपको बहुत डार्कनेस फील होती है देखने में। इसके साथ साथ जब आप कभी कभी ऐसा होता है, जब ये धीरे धीरे से बढ़ता रहता है तो आपको पूरी तरह से अंधकता हो जाती है, यानी पूरी तरह से आप अंधे हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B1, इसकी वजह से क्या है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपके मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और आपके अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। विटामिन C की वजह से स्कर्वी होता है और स्कर्वी के लक्षण क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, आपके जो गम्स होते हैं यानी जो मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है। एंड है विटामिन D की कमी से क्या है, रिकेट्स होता है और रिकेट्स में आपकी जो बोन्स होती हैं, इसके लक्षण क्या है, जो आपकी बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से आपके जो दांत हैं, आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और इसके सिम्टम्स में भी आप यही लिख सकते हैं, सेम चीज़। आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर होता है और गॉइटर आपको नेक पे होता है। आपने घेंघा रोग का नाम सुना होगा, उसी को गॉइटर कहते हैं। और इसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। अब लास्ट क्या है, आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होता है और एनीमिया में आपको प्रॉपर वीकनेस होती रहती है और इसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जंक फूड के बारे में। वैसे यहाँ तक हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने डाइट पढ़ लिया, बैलेंस डाइट पढ़ लिया और माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीजेस, 3 टॉपिक यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है जंक फूड। तो जंक फूड क्या होते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फूड विच हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स और लो न्यूट्रिएंट्स इज़ नोन एज जंक फूड। ऐसा भोजन जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ना के बराबर हो या फिर बहुत ही कम हो, ऐसे फूड क्या कहलाते हैं, जंक फूड कहलाते हैं। ये फूड बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं और इसमें टू मच फैट एंड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट और फैट जब हम ग्रहण करते हैं तो इसके हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ जाता है। तो क्या क्या वो प्रॉब्लम है जो हमें जंक फूड खाने की वजह से होते हैं, आइए देखते हैं।
पहला है हमें वेट गेन होने लगता है, ओबेसिटी होने लगती है। सेकंड है हमें कैंसर होने की संभावनाएं हो जाती हैं। थर्ड है टाइप 2 डायबिटीज़, यहाँ पे टाइप 2 लिखा हुआ है, TWO2 रहेगा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़। एंड फोर्थ है इंडाइजेशन, इसमें डाइजेशन में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप जंक फूड खाते हैं, ऐसा फूड जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, वो जल्दी से पचता भी नहीं है, तो डाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ है हार्ट डिजीज़, आपको हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम होती है, कार्डियक से रिलेटेड, मतलब हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एग्ज़ाम में जब आपको लिखना हो तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं सब जो मैंने आपको बताया है इसी को लिख के एक आध दो पॉइंट आप अपने तरफ से बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से सेंटेंस एक आध लाइन ऐड कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड शुगर, आपको शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। वैसे तो आप कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो इंक्रीज़ ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन्थ पॉइंट, फटीग, आपको हमेशा थकान सी लगी रहेगी। आपको जब आप क्या है कि अच्छे फूड, न्यूट्रिटिव फूड खाते हैं तो आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, लेकिन इस तरह के फूड खाने पर आप बहुत ही ज़्यादा थकान का अनुभव करेंगे। एट पॉइंट है मेमोरी प्रॉब्लम, आपको मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है, यानी कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम, जब आप अच्छे से भोजन नहीं करेंगे तो ये तो आपको भी पता है कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, यानी फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है, फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन फूड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, भोजन में अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के प्रोसेस को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम भोजन तो ग्रहण करते हैं, हमारा पेट भी भरा होता है, लेकिन हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और इसी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, इसके लिए हमारे फूड में, हमारे भोजन में अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब आप कहेंगे अलग से न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड करते हैं, जो भी मार्केट में जो भोजन आता है, जो फूड आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आटा आ रहा है, तो आटे में क्या होगा, केवल ऐसा थोड़ी होगा कि गेहूं का आटा मिला के आपको दे दिए, उसमें आपके शरीर के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो भी मिला दिया जाता है ताकि आपको वो चीज़ें भी मिलती रहें। या फिर जो एक और एग्जांपल है इसका, जो पाउडर मिल्क आता है, पाउडर मिल्क में बहुत सारी चीज़ें बच्चे के लिए ऐड की जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाउडर मिल्क लोग बच्चे के लिए ही लेते हैं और माता का मिल्क ना मिल पाने की वजह से बच्चे को शरीर में अलग अलग तरह की चीज़ों का, अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उसी मिल्क में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके माँ के मिल्क से जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है उसकी कमी को पूरा किया जाता है। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई जैसे च्यवनप्राश है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के विटामिन्स मिलाए जाते हैं ताकि हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स मिल सकें। तो फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता है कि हम फोर्टिफिकेशन करें फूड में, आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीड ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है पुअर चॉइस ऑफ फूड एंड अनहेल्दी ईटिंग, जो हम गलत भोजन करते हैं या फिर जो अनहेल्दी भोजन करते हैं उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। एंड सेकेंड पॉइंट है रिस्क ऑफ वन एंड मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। अगर देखो कभी कभी आप जो भी भोजन, मैंने अभी बताया आपको कि भोजन तो आप ग्रहण करते हैं लेकिन आपका पेट भरा रहता है लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने लगती है, कमी होने लगती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ही फोर्टिफिकेशन आवश्यक हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल डिफरेंसेस। आप
तो इसका मीन्स क्या है कि जैसे आप बिज़ी शेड्यूल के कारण आप अलग अलग तरह के भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हो। हम ज़्यादातर ऐसा होता है, एक ही तरह का आप भोजन ले आए, एक ही तरह की आप सब्जियां ले आए और हफ्ते भर वही चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी एक वजह है फूड फोर्टिफिकेशन की। तो फूड फोर्टिफिकेशन कितने तरह से हो सकता है, आइए इसको देखते हैं। तो 3 तरह से फूड फोर्टिफिकेशन हो सकता है। पहला है कॉमर्शियल, दूसरा है बायो फोर्टिफिकेशन एंड थर्ड है होम फोर्टिफिकेशन। तो कॉमर्शियल फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्री में फोर्टिफिकेशन होता है उसी को हम कहते हैं कॉमर्शियल फोर्टिफिकेशन। जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि आटे में या ऑयल में या अलग अलग तरह के फूड मटेरियल में अगर हम कोई फूड में दूसरी चीज़ें मिला दी जाएँ, दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाएँ, तो उनको क्या कहेंगे, कॉमर्शियल फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं जो हमारी फसलों की जो ब्रीड होती है उसमें हम चेंजेस करके जब उसमें हम अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं या अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, तो वो बायो फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो आप ये समझ जाएंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है। इसमें जब आप किसी और जीव के जीन्स को या इम्पॉर्टेंट पार्ट को या फिर डीएनए को किसी दूसरे जीव में इम्प्लांट करते हैं, तो ये प्रोसेस आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे हमारी जो फसलें हैं अगर वो अच्छा प्रभाव नहीं दे रही हैं, अच्छे से उत्पादन नहीं कर रही हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, किसी दूसरे फसल के अच्छे प्लांट को, अच्छे पार्ट को या अच्छे डीएनए को उसमें हम इम्प्लांट कर देंगे और धीरे धीरे उस फसल की जो पीढ़ी होगी, जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होती जाएगी, जो पीढ़ी होगी वो भी अच्छी होती जाएगी और वो फसलें अच्छी देनी शुरू कर देंगी। तो ये होता है बायो फोर्टिफिकेशन। और नेक्स्ट पॉइंट अब है होम फोर्टिफिकेशन। होम फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी भोजन आपको घर में दिया जाता है उस भोजन में अलग से कोई चीज़ ऐड कर दी जाए। जैसे कि आपको कोई भोजन दिया गया तो उसमें आपको विटामिन डी की कोई गोली ऐड कर दी जाए, कैल्शियम की गोलियां आपको दे दी जाए, तो ये हो गया होम फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत। अब आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं एग्जाम है, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अब आगे एक और टॉपिक आपका बच रहा है। इस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिटिव एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेरियस फूड। तो ये टॉपिक मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आपको अलग वीडियो में समझने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।